हेलो स्टूडेंट, मैं गणेश कुमार आप सभी का टारगेट क्लासेस में तो कम स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो 10वीं क्लास के मैथ जो चैप्टर होता है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसके अंदर जो हमने कल 2 क्वेश्चन देख लिए थे, 2 क्वेश्चन के तो दूसरा क्वेश्चन था जो पूर्णांक युग्म दे रखे था एचसीएफ और एलसीएम याद करने जो युग्मों का, फिर 2 हमने कर लिए थे और लास्ट बचा जो आज हम करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छे पढ़ पा रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अपने प्रश्नावली। प्रश्नावली अपनी चल रही है 1.1। तो प्रश्नावली चल रही है 1.1 और 1.1 का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर जो क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन की परिभाषा ये है कि जो पूर्णांक की युग्म है, तो ऐसे पूर्णांकों का युग्म है, युग्मों का एचसीएफ व एलसीएम याद करो, याद करना है। और ज्ञात करने के बाद में क्या रखा है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये हमें जांच करनी है। तो देखो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। इससे पहले जो थर्ड वाला क्वेश्चन था मैं इसके अंदर, तो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो सा 336/54 था 336/54। तो जब एलसीएम व एचसीएफ याद करते हैं, एलसीएम व एचसीएफ याद करने से पहले इन दोनों संख्याओं का हम करते हैं गुणनखंड। इनका गुणनखंड करेंगे। देखो 336 का गुणनखंड करेंगे, 336 में 2 का देंगे, तो 1 6 168 फिर 2 का देंगे 8 और 4, फिर 2 का देंगे 4 और 2, फिर 2 का देंगे 21, फिर 3 का देंगे 27, फिर 3 का देंगे 7 और फिर 7 का देंगे 1। इस तरह 336 का गुणनखंड होता है। उसी तरह 54 का गुणनखंड करेंगे। देखो 54 का गुणनखंड करेंगे तो 54 के गुणनखंड में उसके 2 का देंगे 2 27, 3 का देंगे 9 बार जाते हैं, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 1 बार। ये हमारे गुणनखंड। तो गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद में इनको एक श्रृंखला में लिख लेते हैं और श्रृंखला होती है हमारे इस तरह से 336 बराबर 2 का 1 2 3 4 में लिख लेता हूँ डायरेक्ट 2 का 4, 2 की घात 4 गुणा 3, जब 3 को संख्या तो 3 की घात 1 और 7 की घात 1। ठीक, जब मेरे पास कोई संख्या नहीं है, डबल संख्या नहीं है, तो वैसे एक घात लगा देते हैं और एक का मतलब कोई होता ही नहीं है, जिससे हम करके देखिए कि 3 गुणा 1 बराबर 3 का 3 होता है। अगला देखो 54 को देखो कैसे लिखते हैं। 54 में देखो 2, जब 2 कोई संख्या नहीं है तो एक घात लगा देते, 3 1 2 3 की घात 3 लगा देते हैं, 3 की घात 3 लगाएंगे। ठीक, अब इसमें देखो एचसीएफ याद करेंगे। जब एचसीएफ याद करते हैं, तो एचसीएफ याद करने के लिए सबसे छोटी घात लेते हैं। तब क्या लेते हैं? सबसे छोटी घात लेते हैं, सबसे छोटी घात। और सबसे छोटी घात कौन सी लेंगे? समान संख्या की। कौन सी लेंगे? समान संख्या की। समान संख्या कौन कौन सी होती है? देखो ये दोनों समान संख्या है भाई, ये ऊपर नीचे की समान संख्या है, दोनों क्या है? समान संख्या। तो सबसे छोटी घात है ये, क्योंकि सबसे छोटी घात तो सबसे छोटी 2 घात है, 2 की घात 1 और सबसे छोटी 3 की घात 1। यदि मैं इनको गुणा करूं तो इसका होता है आंसर 6, क्योंकि इसका एक का कोई वैल्यू नहीं होती, तो 3 गुणा 6 जाता है। उसी तरह एलसीएम, ये करते हैं एलसीएम याद करते हैं तो सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। सबसे बड़ी घात कौन सी संख्या लेंगे? असमान संख्याओं की। समान व असमान दोनों संख्याओं की इसमें लेते हैं, जिसमें देखो सबसे बड़ी घात 2 की घात क्या है? 4 गुणा 3 की घात सबसे बड़ी 3 और 7 की घात तो 7 ही है और कोई संख्या ही नहीं। इनको गुणा करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा
गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 27 गुणा 7। इसको गुणा करेंगे तो देखो 7 7 49 का 9 असले की 4 7 14 189। 189 गुणा 16 करेंगे तो संख्या आएगी अपने बाद में 4 2 और 16 4 मतलब 2 लगाएंगे तो 28 2 14 और 14 और 16 20 3024 आ जाएंगे। 3024 आ जाएंगे। इसका आंसर है 3024। जो एलसीएम हो जाएगा अपना 3024 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 3024। ये मेरे पास में संख्या है पर इनका संख्या का कर लिया गया है। मतलब जो एलसीएम व एचसीएफ की संख्याओं का निकाल लिया गया है। एलसीएम एचसीएफ सबसे छोटी घात रहते हैं और एलसीएम सबसे बड़ी घात ही लेंगे। अब देखो इसके अंदर जो आगे करेंगे वो आगे देखो इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर दे रखा है संख्या के अंदर कि इनकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ पे जांच लिख के इन्हीं की संख्या कौन सी संख्या होगा 336 व 54 का, जिनका एचसीएफ था 6 और एलसीएम था 3024। क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब मैंने दो संख्या मानी n1 गुणा n2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्या तो दो संख्या कौन कौन सी है 336 गुणा 54 बराबर एलसीएम कितना है 3024 गुणा 6। अब इसको गुणा करेंगे, देखो गुणा करने के लिए 2 और 4 की 12 12 14 4 से लगी 1 12 1 13 समझो 30 7 से लगी 3 15 18 8 से लगी 1 15 1 16। देखो 4 का 4 4 का 4 8 3 11 से लगी 1 18,144 है 18,144। इसका आ रहे हैं तो इनके आ रहे हैं कितने आ रहे हैं 18,144 बराबर। अब इसको करके देखो तो 4 का 40 का 4 से लगी 2 14 4 से लगी 1 70 का 18 मतलब 18,144। तो इसके आ रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल लिख सकते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो योग आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है और इसलिए हमारा ये आंसर भी सही है। इस जांच करते हैं। इससे पहले जो संख्या का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद में जब गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड करने के बाद में उनके एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ उसी संख्या का निकालेंगे जिस संख्या के अंदर एस सबसे छोटी घात हो उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जिनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात लेंगे। सबसे बड़ी घात रहते हैं। घात लेने के बाद में हम लोग जांच करेंगे n1 n2 मतलब दो संख्या आ गई तो अपने दो संख्या 336 व 54 थी। उसी तरह और बस एलसीएम 3024 इंटू गुणा 6 तो इसको गुणा करेंगे तो 1844 और इसको 1844 मतलब दो संख्या गुणा तो इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा समझ में आ गया एक बार थम्स अप पढ़ो और हम आगे चलते हैं इससे। देखो इससे अगला जो क्वेश्चन होगा थर्ड क्वेश्चन होगा हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना कब से विधि से गुणनखंड विधि से कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आपको आता है। अच्छा तो पहले संख्या पहला जो क्वेश्चन होते हैं वो लेते हैं 12 51 और 21। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे 12 51 पर 21।
इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड। क्योंकि जब HCF व LCM निकालते हैं, HCF व LCM निकालते हैं तो सबसे पहले संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो पहले 12 में सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। इसमें 3 का भी जा रहा है, 12 में 3 का भी जाएगा, पर हम सबसे छोटी संख्या लेंगे तो इसमें 6 का जाएगा। फिर 6 में 2 का देंगे, 3 और फिर 1। उसी तरह आगे देखो 51 का देखो, 51 में सबसे छोटी संख्या 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो इसमें जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग जाएगा 1 बार, और उसके बाद में 17 बार, और 17 का 17 और 1 बार। उसी तरह देखो एक अपने पास में 21 में भाग देंगे हम 3 का, और 3 का जाता है 7 बार, और साथ में 7 बार फिर 1 बार। ठीक है, आपने इन तीनों संख्याओं का कर लिया, गुणनखंड कर लिया। अब गुणनखंड करने के बाद में जब गुणनखंड कर लेंगे उसके बाद में देखो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ 12 बराबर 2 का स्क्वायर गुणा 3 घात 1। उसी तरह देखो 51 बराबर 3 की घात 1 गुणा 17 की घात 1। उसके बाद में देखो 21 का देखो 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये होगा अपने संख्या। अपने ऐसे लिख लेते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? HCF ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या की घात लेते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात लेंगे तो सबसे छोटी संख्या की जो संख्या क्या हो सेम हो, तीनों में कॉमन आ रही है, मतलब इसमें आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, और इनकी सबसे छोटी घात है 3 की घात 1 बराबर मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 1 बराबर 3। उसी तरह देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम जो ज्ञात करते हैं तो सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो इससे आगे देखो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी घात लेते हैं भाई, सबसे बड़ी घात लेंगे। तो सबसे बड़ी घात क्या होगी अपने पास में? पहले लो 2 की घात 2 है गुणा 3 लो तो 3 की घात सबसे बड़ी 1 ही, 3 की घात सबसे बड़ी 1 ही, क्योंकि इससे कोई बड़ी की घात लेंगे सब पे 1 ही है। फिर देखो 17 तो 17 की घात 1 हो जाएगी और 7 की घात 1 हो जाएगी। अब गुणा करो इसको, 2 की घात 2 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 3 करूँगा गुणा 17 गुणा 7 तो 4 थी 12 गुणा 17 into 7 करेंगे 119 गुणा 12 करेंगे तो 12 108 12 1428। मतलब जो अपना एलसीएम है वह एलसीएम आ जाता है 1428 और एचसीएफ आ जाता है 3। तो उसी क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमको एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करने हैं, और जो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इससे। जो इसका अगला क्वेश्चन है वह है 17, 23 व 29 का। 17, 23 व 29 का एचसीएम व एलसीएम ज्ञात करना है। 17, 23, 29 का एचसीएम व एलसीएम ज्ञात करना है। गुणनखंड करेंगे 17 करेंगे, 17 का भाग जाएगा। 17 में किसी ना तो 1 का जाता है, ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, ना 5 का जाएगा। 17 में ही 17 का भाग जाता है। उसी तरह 23 में 23 का ही भाग जाएगा, और 29 में 29 का ही भाग जाएगा। अब देखो इसमें एचसीएफ ज्ञात है। पहले इसको लिखता हूँ 17 बराबर 17 की घात 1 ही आएगा, 23 बराबर 23 की घात 1, 29 बराबर 29 की घात 1। इसमें सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ के अंदर क्या होगा? एचसीएफ के अंदर ये देखो कि एचसीएफ के अंदर दोनों समान, कौन सभी संख्या समान होनी चाहिए ऊपर नीचे, तो इसमें कोई संख्या नहीं है। देखो इसके अंदर इन सभी में मैं 1 का भाग दूं तो 1 बार जाएगा भाई, 1 बार भाग दो, और इनमें सभी में 1 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो इसमें एचसीएफ हो जाएगा 1। जब कोई संख्या ऊपर नीचे सेम नहीं आए, तो एचसीएफ नहीं आ रहा हो तो ऐसे मान लिया जाता है 1 मान लिया जाता है। उसी तरह देखो एलसीएम
एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम के अंदर देखो संख्या लेंगे 17 की घात 1 गुना 23 की घात 1 गुना 29 की घात 1, इसको गुणा करूँ मैं तो 17 गुना 23 गुना 29 करो, 17 एक 5 34 और 5 39 34 और 5 39 गुणा 29 में तो 9 कैसे 8 29 27 35 गुणा 2 7 9 3 और 11 35 9 आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा, जो एलसीएम होगा अपनी 11 35 और 9 ही आएगा। इससे अगला जो अगला देखो, अच्छा ये समझ में आ गया सभी, एक बार समझ में आ गया तो सभी थम्स अप कर दो, जिससे पता चलेगी आप सबको समझ में आ रहा है। देखो इसके अंदर अगला क्वेश्चन होगा, इसका थर्ड क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन होगा इसके अंदर 8 9 25 का 8 9 25 का गुणनखंड एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड करने का एचसीएफ एलसीएम क्या करना। सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे गुणनखंड करना, सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे गुणनखंड करना 2 4 2 2 1, इसी तरह होगा करो 3 3 3 अच्छे करो 5 5 5 और 1, ठीक है ये होगा भाई। देखो इसमें 8 में सबसे बड़ी 3 बिंदुओं का याद है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर 3 गुणा 3 और 25 बराबर 5 गुणा 5। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ तो 2 की घात 3 3 की घात 2 5 की घात 2। जब इसमें भी कोई संख्या ऊपर नीचे वाली संख्या तीनों संख्या कॉमन नहीं आ रही हो या समान नहीं आ रही हो तो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है 1, तो एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। उसके बाद में एलसीएम, एलसीएम देखो एलसीएम क्या होगा कि सभी संख्या की सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी देखो, सबसे बड़ी घात 2 गुना 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, ऐसे कर सकते हैं। इसको करेंगे तो 8 गुना 9 इंटू 25 करो 9 72, 25 गुना 72 करो 25 गुना 50 लगे 5 25 के 125 175 25 से 175 और 180 मतलब 1800 आ गए। एक बार और चेक करके देखिए 72 गुना 25 करेंगे 35 गुना 2 4 12 5 10 की जरूरत से लगी 7 में 35 और 36 गुना 2 4 और 7 में 14 0 10 की जरूरत से लगी 8 9 1900 आ जाए। तो जो एलसीएम 1900 आ जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा 1। इसी तरह एलसीएम और एचसीएफ याद करते हैं और अभाज्य गुणन विधि से। आई होप आपको समझ में आ गया। इससे अगला देखो मैं कुछ नहीं करना, काफी बेसिक है, बस आपको एक बार समझना है, एक बार समझ में आ जाता है आप सभी तो फिर इसमें कोई दिक्कत आई ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक बार गुणनखंड निकालना एचसीएफ एलसीएम निकालना काफी इजी है। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये सीखना है। गुणनखंड मैंने काफी बताया, इससे जो नेक्स्ट वीडियो थी पार्ट 1 था अपने, उसके अंदर एचसीएफ एलसीएम निकालना ही बताया गया था। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ और एलसीएम के बाद में इसमें गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके इसको एलसीएम और एचसीएफ याद करते हैं, ठीक है। इससे जो अगला क्वेश्चन होगा अपने एचसीएफ 9 दे रखा है, संख्या 306 657 और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम के अंदर देखो क्या है, आपके पास संख्या दे रखी है
अपने पास में जो संख्या होगी वो होगी 306 और 657। 306 और 657 संख्या होगी, 306 और 657 संख्या। इसमें देखो 306 और 657 के अंदर अपने पास में जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, वो एचसीएफ दे रखा है, 9 एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ 9 दे रखा है तो उसके अंदर देखो, इसके अंदर एचसीएफ के अंदर 9 दे रखा है। तो देखो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वो क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही था भाई। दो संख्याओं गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 306 और 657। तो मैं लिख सकता हूँ 306 गुणा 657, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इन संख्याओं में यह लिख सकता हूँ मैं, या फिर लिख सकता हूँ ऐसे, इस संख्या एक को n माना इंटू एक को n2 माना बराबर एलसीएम इंटू 9, क्योंकि एस से अपने पास में 9 दे रखा है। तो देखो n2 कितना है, 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम गुणा 9। यदि मैं एलसीएम को इधर लेके आऊं, यदि मैं ऐसे करूं कि 306 गुणा 657 भाग 9 बराबर एलसीएम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, हमें कुल मिलाकर एलसीएम ज्ञात करना है। जो हमने दूसरा क्वेश्चन देखा तो उसमें यही था कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। देखो इसको 3 से काटो, इसको 9 से काटो, 9 3 27, 3 बार 3 बच गया 36 और 9 चौक 36, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ 657 गुणा 34, यहाँ पे एलसीएम बराबर कर लेता हूँ। आप गुणा करेंगे तो देखो, गुणा करो 7 चौक 28 8 ऐसे लगी 2 और 7 20 2 और 24 और 2 26, गुणा किसका एक ऐसे लगी 2 15 2 7 ऐसे लगी 1 18 1 19, मतलब देखो 8 3 13 12 और 2, मतलब 22,338। जो अपने एलसीएम ज्ञात होगा, जो एलसीएम होगा तो मैं अतः में लिख सकता हूँ, अतः एलसीएम 22,338 है। एलसीएम ऐसे ज्ञात कर, जब एचसीएफ हो तब भी ऐसे होगा, तो एलसीएम पूछे तब भी ऐसे होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सेम होते हैं। और इन दोनों के अंदर क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो फॉर्मूला लगेगा, जो सूत्र होता है ये रख रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ के पास में 9 दे रखा था, दो संख्या दे रखी थी 306 गुणा 657। तो जब अपने पास में एचसीएफ 9 दे रखा था, यदि मैं 9 का इधर पक्षांश हो, यदि गुणा का चिन्ह हो तो वो किस में जाता है, भाग में जाएगा। देखो जो अब अगला क्वेश्चन होगा हमारे, वो 5वां क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए संख्या 6n इक्वल 0, ये जो संख्या 6 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब उनका कहना है कि जो अपने पास 6 संख्या वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो 0 पर समाप्त होती है, देखते हैं। देखो 0 पर समाप्त होने के लिए बच्चा मैं लिख सकता हूँ, यदि 6 का गुणनखंड करें, 6 का गुणनखंड करें तो 2 और 3 और 3 मतलब 1। मैं लिख सकता हूँ कि 6 बराबर 2 गुणा 3, या हो सकता है 6 ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 गुणा 3 मतलब 6 गुणा 2। यदि जब 0 संख्या, जब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, जब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, जैसे कैसे, जैसे मैं मानूं 10, तो 10 का गुणनखंड करूंगा मैं, 10 का गुणनखंड करूंगा तो पहले 2 फिर 5 फिर 5 और फिर 1, इस तरह होगा। ठीक, मैं लिख सकता हूँ कि 10 बराबर 2 गुणा 5। 20 का करूँ तो 20 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, तो 10 2 और 5, मतलब 20 का होगा तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। 30 का करूँ तो 30 का क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5,
3 गुना 2 गुना 5, ठीक है। ऐसे होगा, मतलब पीछे जो संख्या आ रही, जो पीछे जो संख्या आ रही है 2 गुना 5 आ रही है, मतलब जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी वह संख्या क्या होगी, 2 गुना 5 होगी। तो हमारे यहाँ पे 6 गुना n यह है, तो यहाँ पे यह होने के कारण ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसको एक एग्जाम की दृष्टि कैसे लिखते हैं और एग्जाम में कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं 6n स्क्वायर, 6n स्क्वायर हमें लिख दूं, जबकि कोई भी प्राकृत संख्या जब कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो उसको 2 गुना 5, मतलब 2 गुना 5 के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। जबकि हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास में 6 गुना 2 गुना 3 है, तो अतः और हमारी संख्या क्या है, 6 गुना बराबर 2 गुना 3 का n यहाँ पे, अतः 6n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ऐसी कोई सी भी संख्या आए तो हमको डायरेक्ट ऐसा कैसे लिखना है, d2 एक बार d2 ऐसे करके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे वो देखो, इससे आगे देखो जो क्वेश्चन हमारा छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 वो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो क्या करनी है, इसकी एक व्याख्या करनी है। व्याख्या करेंगे तो इसके अंदर देखो सबसे पहले संख्या रहेंगे a, इसको मान लेता हूँ a1, इसको लिखता हूँ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इन दोनों संख्या में कॉमन आना है 13, तो मैं लिख 13 ब्रैकेट 7 गुना 11 प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसमें आगे देखो इसके अंदर तो मैं लिख सकता हूँ 13 ब्रैकेट 77 प्लस 1, तो 11 इंटू 77 1 78 हो जाते हैं, 77 1 78 हो जाते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये एक अभाज्य या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। अतः हम इसे ये भाज्य संख्या, ये क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसको लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके या इसमें एक को छोड़कर 2 गुणनखंड है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है। अगला दूसरा हमारे इसको भी मान देते हैं, और भी मानते तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस, इसमें भी 5 2 5 है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो इस ब्रैकेट वाल करेंगे पहले, 5 ब्रैकेट 7 की 22 इंटू 4 की 12 बाद में 24 प्लस 1, अब करो 5 को करेंगे तो 24 गुना 48 ऐसे लगी 4 96 1008 प्लस 1
तो भी लिख सकते हैं 5 गुना 1009, 1009। अतः ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, और इसके अंदर भी सेम ऐसा हम वापस रिपीट कर सकते हैं। तो ये भी एक भाज्य संख्या है। तो अपना इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और जो फाइनल क्वेश्चन है देखेंगे। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको, सोनिया को, तो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। कितने लग रहे हैं, जबकि रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। रवि को 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक स्थान चलना प्रारंभ करते हैं, तो किस दिशा में चलेंगे, मतलब एक स्थान और एक ही समय, एक स्थान और एक ही समय पूछ रहा है। तो एक स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ, कितने समय के बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर सोनिया और रवि। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए 2 का भाग 3, 3, 2, 1, 12 का देखो, 12, 2, 6, 2, 3, 3 और 1। ठीक है, ये गुणनखंड ले सकता हूँ मैं। 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मतलब ऐसे ले सकता हूँ मैं कि 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। यहाँ पे ले सकता हूँ तो मैं यहाँ पे आगे ले सकता हूँ कि 2 का घात 2 और 3 की घात 3। तो इसका सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, सबसे छोटी घात लगाते हैं। सबसे छोटी घात क्या होगी, 2 की घात 1 और 3 की घात 1, क्योंकि ये दोनों संख्या सेम मिल रही है, दोनों संख्या सेम मिल रही है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे घात 6, तो 2 गुणा 3 करेंगे 6 ही आते हैं, मतलब HCF कितना आ गया 6। तो क्या बोल रहे हैं, 2 कितने समय पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलने के लिए देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 18 गुणा 12 प्लस 6 बटा 6। 18 गुणा 12 बटा 6, 6 से काटना इसको 3 बार, 12 के लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 गुणा 12 बराबर 36। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है, जो आपको सेशन अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, प्रेरणा मिल सके, और हम अपनी इससे भी स्टैंडर्ड वीडियो बना सकें। धन्यवाद।